19 मई को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने 6 दिन के यूरोप दौरे के लिए रवाना हुए। इस यात्रा में वे नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी का दौरा करेंगे। इन देशों की सरकारों के साथ उनकी अहम मीटिंग्स निर्धारित हैं, जहां कई रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। जयशंकर न केवल राजनीतिक नेतृत्व से मिलेंगे, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य पब्लिक इवेंट्स में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरे की खास बात यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद जैसे गंभीर विषयों पर वे यूरोप के मंचों से खुलकर बोलेंगे। खास तौर पर यूरोपियन देशों से भारत को किस तरह का समर्थन मिल रहा है और इन मुद्दों पर भारत का रुख कितना स्पष्ट है, यह सब जयशंकर के शब्दों में देखने को मिलेगा। उनकी सीधी, बेबाक और सधी हुई भाषा हमेशा से चर्चा का विषय रही है, इसलिए इस दौरे में भी उनके बयान पर सबकी नजर बनी रहेगी। इधर पुर्तगाल से एक और खबर सामने आई, जहां भारत की एम्बेसी के बाहर अचानक बड़ी संख्या में पाकिस्तान मूल के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ये प्रदर्शनकारी भारत विरोधी नारेबाजी कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जमकर विरोध जता रहे थे। यह घटनाक्रम काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि पुर्तगाल जैसे शांतिपूर्ण देश में इस तरह का विरोध प्रदर्शन भारतीय कूटनीति पर एक अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इन दोनों घटनाओं को साथ देखा जाए तो साफ समझ आता है कि वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इसी के साथ विरोध की आवाजें भी तेज हो रही हैं। लेकिन जयशंकर जैसे अनुभवी नेता की मौजूदगी में भारत का पक्ष कितना मजबूत होता है, यह इस यूरोपीय दौरे में फिर एक बार दुनिया देखेगी। पुर्तगाल में भारत की एम्बेसी के बाहर जो प्रदर्शन हुआ, वो केवल विरोध भर नहीं था, उसमें एक खास तरह का संदेश छिपा था। हाथों में पाकिस्तानी आर्मी का विक्ट्री सिंबल ली प्रदर्शनकारी ये दावा कर रहे थे कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों को नहीं, बल्कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। यह पूरी घटना अचानक हुई, लेकिन इसके जवाब में भारत की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। भारत की एम्बेसी ने तुरंत ही अपनी बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया, जिसमें साफ साफ लिखा था, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट, यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक कड़ा संदेश था कि पाकिस्तान अभी भी भारत की नजर में है और सैन्य स्तर पर आगे की कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पोस्टर को देखकर प्रदर्शनकारी और भड़क उठे, स्थिति तनावपूर्ण हो गई और अंततः सुरक्षा बलों को बीच में आकर हालात को संभालना पड़ा। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े साइज का और इतना सटीक मैसेज वाला पोस्टर अचानक तो तैयार नहीं हुआ होगा। माना जा रहा है कि भारत पहले से ऐसे संदेशों के लिए तैयार है और शायद आने वाले समय में दुनिया के कई देशों में स्थित भारतीय एम्बेसीज के बाहर इसी तरह के पोस्टर दिखाई दे सकते हैं। उधर भारत बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ी एक और गंभीर अपडेट सामने आई है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश का मैप देखेंगे तो एक लोकेशन साफ नजर आएगी। बांग्लादेश के अंदर लाल रंग का चिन्ह, जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर से करीब 12 से 15 किलोमीटर दूर है। यह इलाका बांग्लादेश के लालमोनिराहाट में आता है, जो रंगपुर डिवीजन का हिस्सा है। लेकिन इसकी खासियत इसकी भौगोलिक स्थिति में छिपी है। यह लोकेशन भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है, महज 135 किलोमीटर की दूरी पर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वही इलाका है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है और अगर कोई भी बाहरी ताकत इस एरिया के पास कोई हलचल करती है तो वो भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। इसी वजह से लालमोनिरहाट में अगर कोई भी बड़ी हलचल होती है तो भारत की नजर तुरंत उस पर जाती है और इस बार वहाँ पर जो गतिविधियाँ देखी गई हैं, वे सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं मानी जा रही है, इसे एक बड़ी रणनीतिक तस्वीर का हिस्सा समझा जा रहा है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भले ही सीमाएं स्थिर दिखें, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हर इंच जमीन अहमियत रखता है। लालमोनिरहाट का इलाका सिर्फ एक बॉर्डर पॉइंट नहीं है, बल्कि इसका एक ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व भी है, जो अब फिर से चर्चा में आ गया है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तब यहाँ एक एक्टिव एयरबेस मौजूद था। ब्रिटिश सेना इस एयरफील्ड का इस्तेमाल हथियार, गोला बारूद और अन्य सैन्य सामग्री को स्टोर करने के लिए करती थी। उस समय यहाँ से फ्लाइट्स भी ऑपरेट होती थीं और यह बेस ब्रिटिशर्स का एक अहम फॉरवर्ड ऑपरेशनल पॉइंट था। आज यह एयरफील्ड तकनीकी तौर पर एक्टिव नहीं है, लेकिन इसे पूरी तरह से छोड़ भी नहीं दिया गया है। बांग्लादेश की सेना का इस एरिया पर अब भी नियंत्रण है और एयरफोर्स की तैनाती यहाँ बनी हुई है। ताजा अपडेट ये है कि बांग्लादेश के सैन्य और सरकारी अधिकारी इस पुराने एयरबेस पर चीनी अधिकारियों को लेकर पहुंचे हैं। यह एक छोटा कदम नहीं माना जा रहा, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश इस एयरबेस को फिर से चालू करने की योजना बना रहा है और इसमें मदद लेने के लिए चीन की ओर रुख कर रहा है। अब यहाँ से मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि जब किसी देश की सेना अपने पुराने बेस को फिर से जिंदा करने का फैसला करती है और उसमें किसी बाहरी ताकत को शामिल करती है, तो यह सिर्फ एक मिलिट्री डेवलपमेंट नहीं रहता, यह सीधे तौर पर भू राजनीतिक सिग्नल बन जाता है। बांग्लादेश अगर इस एयरफील्ड को रिवाइव करने का कॉन्ट्रैक्ट किसी चीनी कंपनी को देता है, तो यह कंपनी केवल एक ठेकेदार के रूप में वहां मौजूद नहीं रहेगी। चीन की नीति रही है कि वह जिन परियोजनाओं में पैसा लगाता है, वहां अपनी मौजूदगी को लंबे समय के लिए सुनिश्चित करता है। ठीक उसी तरह
जैसे उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर किया था। यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या बांग्लादेश चीन को इस प्रोजेक्ट की कीमत चुका पाएगा, क्योंकि हाल ही में खबरें आई थीं कि बांग्लादेश सरकार भारत का बिजली बिल तक समय पर नहीं चुका पा रही है। ऐसे में अगर चीन को पेमेंट नहीं हुआ तो इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन इस एयरबेस को भी लीज पर लेकर वर्षों तक वहीं जम जाए। भारत के लिए चिंता बांग्लादेश की सेना नहीं है, बल्कि उस चाइनीज फुटप्रिंट की है जो उसके दरवाजे तक खिसक कर आ सकता है। भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिहाज से यह इलाका बेहद संवेदनशील है और अगर यहाँ चीन की मौजूदगी पुख्ता होती है तो यह उत्तर पूर्वी भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। स्थिति फिलहाल विकास के शुरुआती चरण में है, लेकिन इसका असर आने वाले समय में बहुत दूर तक महसूस किया जा सकता है। अगर चीन यहाँ जम गया तो वो भारतीय सेना की मूवमेंट, एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस पर बारीकी से नजर रख सकेगा। यही वजह है कि भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम सरकार और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जैसे प्रभावशाली नामों पर जल्द ही नियंत्रण नहीं लगाया गया तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। इसी दबाव के तहत भारत सरकार अब बांग्लादेश पर वीजा और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाने की रणनीति अपना रही है। इसके जरिए यह संकेत दिया जा रहा है कि अगर पड़ोसी मुल्क भारत के हितों की अनदेखी करेगा तो उसे आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक बांग्लादेश सरकार ने भारत की संवाद की भाषा को गंभीरता से नहीं लिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को और कड़े कदम उठाने चाहिए? क्या सीधे तौर पर राजनीतिक दबाव बनाया जाए या कोई नई रणनीतिक नीति अपनाई जाए? यह बहस अब जरूरी हो गई है। इधर एक और बड़ी खबर सामने आई है जो टर्की की सबसे बड़ी एविएशन ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एविएशन से जुड़ी हुई है। भारत सरकार द्वारा सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द किए जाने और देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स से उसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए जाने के बाद कंपनी को सिर्फ 3 दिन में करीब $200 मिलियन यानी लगभग 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सेलेबी एविएशन ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। कंपनी के भारत में मौजूद 2 यूनिट्स, सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दोनों ने याचिकाएं दायर की हैं। यह पूरा घटनाक्रम इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारत अब केवल सैन्य मोर्चे पर ही नहीं, आर्थिक और प्रशासनिक स्तर पर भी अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। चाहे बांग्लादेश की राजनीति हो या विदेशी कंपनियों की भागीदारी, भारत अब हर मोर्चे पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। सेलेबी एविएशन से जुड़ा मामला अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब तक दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो माहौल बन चुका है वो साफ इशारा कर रहा है कि ये केस सिर्फ एक कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट या सिक्योरिटी क्लियरेंस का नहीं है। यह भारत की एयरपोर्ट सिक्योरिटी, विदेशी कंपनियों की भागीदारी और सरकार की रणनीतिक सख्ती से जुड़ा मसला बन चुका है। सेलेबी को अब तक 1700 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब बात करते हैं भारत के एक्सपोर्ट डेटा की, जहां एक बहुत बड़ा बदलाव सामने आया है। अब तक भारत की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली चीजों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टॉप पर रहते थे, फिर आते थे जेम्स एंड ज्वेलरी और फार्मास्यूटिकल्स। लेकिन अब इस लिस्ट की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। साल 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट किए हैं। यह आंकड़ा $24 बिलियन को पार कर चुका है, यानी 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस। पिछले साल की तुलना में यह बढ़ोतरी चौंकाने वाली है। जहां एक साल पहले एक्सपोर्ट सिर्फ 5 बिलियन के करीब थे, वहीं अब यह आंकड़ा 5 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। इस क्रांतिकारी बदलाव के पीछे सबसे बड़ा रोल एप्पल और सैमसंग का रहा है, जिनकी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में लग चुकी हैं। कुल एक्सपोर्ट का 94% केवल इन्हीं 2 कंपनियों से आया है। और जिन देशों ने भारत से सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स खरीदे हैं उनमें अमेरिका, नीदरलैंड्स, इटली, जापान और चेक रिपब्लिक टॉप पर हैं। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले सालों में भारत 30 से $40 बिलियन तक के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर सकता है और यह सेक्टर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक पीछे छोड़ देगा। इससे न केवल विदेशी मुद्रा की आमद बढ़ेगी, बल्कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की ताकत भी दुनिया के सामने साबित होगी। इस बीच भारत की विदेश नीति और रणनीतिक रिश्तों में भी हलचल जारी है। भारत और ईरान के बीच हाल ही में जो बातचीत हुई है वह बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगा हमले के बाद ईरान भी भारत के लगातार संपर्क में बना हुआ है। भारत के इनेसे अजीत डोभाल और ईरान के इनेसे अली अकबर अहमदिया के बीच फोन पर हुई बातचीत से ये साफ है कि भारत अपने हर स्ट्रेटेजिक पार्टनर से बातचीत बनाए रख रहा है।